हेलो क्लास एंड वेलकम टू द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आई गारंटी यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी सारी टर्मिनोलॉजीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझने से पहले उसके लिए कुछ उसका टर्मिनोलॉजी समझते हैं। टर्मिनोलॉजी समझने के बाद फिर समझेंगे कि एक्चुअल में हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता क्या है। चलिए, पहली टर्मिनोलॉजी है पॉपुलेशन एंड सैंपल। जब भी हमें किसी बहुत बड़े डेटा को एनालाइज करना होता है तो इंस्टेड की उस पूरे डेटा के ऊपर अपनी कैलकुलेशंस अप्लाई करने के हम उस डेटा में से कुछ एलिमेंट्स बाहर निकाल लेते हैं और उस बाहर निकाले हुए एलिमेंट्स के ऊपर अपने एनालिसिस करते हैं। फिर उससे जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं उस रिजल्ट्स की हेल्प से हम अपने मेन जो बड़ा डेटा है उसकी वैल्यूज को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे एक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसमें मैं क्वालिटी कंट्रोल का काम करता हूँ, क्वालिटी चेक करता हूँ। ठीक है, और उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में 1000 बल्ब का एक लॉट रेडी हुआ है और मुझे उन 1000 बल्ब के क्वालिटी चेक करनी है। तो इंस्टेड कि मैं हर एक बल्ब की क्वालिटी चेक करूं, मैं क्या करूंगा, मैं उसमें से कुछ बल्ब्स रैंडमली बाहर निकालूंगा और उन बल्ब्स की क्वालिटी को चेक करूंगा। अब जैसे उन बल्ब्स की क्वालिटी होगी मैं अज्यूम करूंगा कि वैसी ही क्वालिटी बाकी सारे बल्ब्स की भी होगी। राइट, तो इस केस में जो जहां पे हमें बहुत बड़े डेटा को एनालाइज करना होता है बट इंस्टेड हम उस बड़े डेटा को एनालाइज करने के हम उसी के किसी छोटे पार्ट को एनालाइज करते हैं। ऐसे सिनेरियो में जो बड़ा डेटा होता है उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन। राइट, जो उसी का निकाला हुआ पार्ट होता है उसे बोलते हैं सैंपल। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का सबसेट होता है। ठीक है, अब जहां पे भी मैं इस पूरे वीडियो में या आगे आने वाले वीडियोस में जहां पे भी मुझे पॉपुलेशन की बात करनी होगी, पॉपुलेशन के रिलेटेड कुछ टर्म्स कैलकुलेट करनी होगी, तो मैं उन टर्म्स को जनरली कहूंगा पैरामीटर। और जहां पे भी मुझे सैंपल के रिलेटेड टर्म्स कैलकुलेट करनी होगी उन टर्म्स को मैं बोलूंगा स्टैटिस्टिक। पैरामीटर का मतलब है वो टर्म्स जो हम पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक का मतलब होता है वो टर्म्स जो हम सैंपल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। राइट, पॉपुलेशन एंड सैंपल के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं कि सैंपल एक्चुअल में क्या होता है, कैसे हम सैंपलिंग किन किन वेज से सैंपलिंग कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप आईटी बटन में जाके एक बार उसका लिंक चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं सेकंड टर्मिनोलॉजी के ऊपर जो कि है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है एजम्पशन या फिर मैं कहूं क्लेम। एक ऐसी एजम्पशन जिसके बारे में अभी हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो एजम्पशन ट्रू होगी या फिर वो एजम्पशन फॉल्स होगी। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। एक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट, और वो टेक्निक एक पर्टिकुलर टेक्निक के साथ बल्ब मैन्युफैक्चर कर रही है। राइट, इस टेक्निक को नाम दिया उन्होंने टेक्निक ए। वो टेक्निक ए से बल्ब्स बहुत टाइम से बना रहे हैं और उन बल्ब्स की परफॉर्मेंस जो है वो ठीक ठाक है और उनकी सेल्स भी ठीक हो रही है। राइट, बट एक दिन उन्हें लगता है कि नहीं, हमें एक न्यू टेक्निक है, मार्केट में एक न्यू टेक्निक है, टेक्निक बी। राइट, और उन्हें उस टेक्निक बी के साथ अपने बल्ब्स को मैन्युफैक्चर करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो टेक्निक बी से बल्ब्स बन रहे हैं वो टेक्निक ए के बल्ब्स के साथ के कंपैरिजन में कैसे हैं। राइट, तो यहां दो टेक्निक्स हैं, दोनों टेक्निक ए, टेक्निक बी। राइट, टेक्निक ए से भी बल्ब्स बन रहे हैं, टेक्निक बी से भी बल्ब्स बन रहे हैं। राइट, तो यहां पे क्या क्या एज्यूम किया जा सकता है? यहां पे ये एज्यूम किया जा सकता है कि टेक्निक बी से बने हुए बल्ब्स टेक्निक ए से बने हुए बल्ब्स की परफॉर्मेंस से बिल्कुल सेम है। दोनों की परफॉर्मेंस में कुछ फर्क नहीं है, दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है। एक ये एजम्पशन हो सकती है। दूसरी एजम्पशन ये हो सकती है कि टेक्निक बी से बने हुए बल्ब्स जो है वो टेक्निक ए के बने हुए बल्ब्स की परफॉर्मेंस से बिल्कुल अलग है। टेक्निक बी की परफॉर्मेंस टेक्निक ए से बिल्कुल अलग है। ये दो हाइपोथेसिस हो सकती हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। ओके, आई होप यहां तक आपको वर्ड हाइपोथेसिस का मतलब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर। हमारे मैथमेटिक्स में दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं। एक होती है नल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं हम H0 के साथ और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं H1 या फिर HA के साथ। राइट, अब होता क्या है नल हाइपोथेसिस, इसे बहुत ध्यान से समझिए। अगर हम इसी एग्जांपल पे वापस आते हैं जहां पे टेक्निक ए से ऑलरेडी बल्ब्स बन रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस ऑलरेडी हमारे पास है, और टेक्निक बी से अभी हमने बल्ब नए बनाए हैं और उसका परफॉर्मेंस अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो यहां पे हमारे पास दो टाइप के परफॉर्मेंसेस हैं। एक जो ऑलरेडी अवेलेबल है, एक
जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो मैं कहूंगा कि यहां पे हमारे पास दो टाइप की वैल्यूज है, एक ऑलरेडी अवेलेबल वैल्यू, एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अगर मैं यहां पे ये एज्यूम कर रहा हूं कि जो मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो मेरी ऑलरेडी अवेलेबल वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर है, वो दोनों एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली और एग्जैक्टली इक्वल है, तो इस एजम्पशन को, इस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, जहां पे हम ये कहते हैं कि मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेरी ऑलरेडी अवेलेबल वैल्यू से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। ऐसी एजम्पशन को हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, राइट। और अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि मेरी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो मेरी ऑलरेडी अवेलेबल वैल्यू से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तो ऐसी एजम्पशन को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आने वाले वीडियोस में हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस, जहां पे हम कह रहे हैं कि मेरी दो वैल्यूज जो है वो सेम है, यहाँ पे दो टाइप का कंपैरिजन हो सकता है। या तो मैं एक स्टैटिस्टिक को एक पैरामीटर के साथ कंपेयर करूंगा, यानी मैं सैंपल की एक वैल्यू को पॉपुलेशन की वैल्यू के साथ कंपेयर करता हूं, या फिर मैं दो डिफरेंट सैंपल की वैल्यूज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करता हूं, यानी दो सैंपल के स्टैटिस्टिक को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकता हूं। तो कंपैरिजन दो टाइप का हो सकता है, सैंपल का पॉपुलेशन के साथ, एक सैंपल का दूसरे सैंपल के साथ। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर का मतलब है कि यहां पे इस पूरे टेस्टिंग के प्रोसीजर के अंदर हम दो टाइप की गलतियां कर सकते हैं। पहली गलती हो सकती है टाइप 1 एरर, दूसरी गलती हो सकती है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर का मतलब है, अगर मान लीजिए कि मेरी जो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस जो थी वो एक्चुअली ठीक थी, वो एक्चुअली में ट्रू थी, बट जो मैंने कैलकुलेशंस करी, जो मैंने अपने एनालिसिस की, मैंने उस अपने एनालिसिस में कुछ गलती कर दी और उस गलती की वजह से मैंने अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, राइट। जब एक्चुअल में ट्रू होने के बाद मैं अपनी नल हाइपोथेसिस को अपनी गलती की वजह से रिजेक्ट कर देता हूं, तो ऐसी गलती को बोलते हैं हम टाइप 1 एरर, राइट। एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, जैसे हम बल्ब मैन्युफैक्चरिंग के एग्जांपल कर रहे हैं। अगर एक्चुअल सिनेरियो में जो मेरे टेक्निक बी से जो बने हुए बल्ब्स हैं वो टेक्निक ए के बने हुए बल्ब्स के साथ सेम परफॉर्मेंस रखते हो, बट मेरी कैलकुलेशन की गलती की वजह से या मेरी किसी टेक्निकल एरर की वजह से मैं ये रिजल्ट, ये एनालिसिस निकाल दूं कि जो मेरी जो टेक्निक बी से बने हुए बल्ब्स हैं वो टेक्निक ए के बने हुए बल्ब से बिल्कुल अलग है, परफॉर्मेंस एकदम डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसी गलती को हम बोलेंगे कि ये एक टाइप 1 एरर है। तो बुकिश लैंग्वेज में टाइप 1 एरर का मतलब होता है रिजेक्टिंग H0 व्हेन इट इज ट्रू। जब मेरा H0 यानी मेरी नल हाइपोथेसिस मैं रिजेक्ट कर दूं उसके ट्रू होने के बावजूद, राइट। ओके, टाइप 2 एरर क्या होगा? टाइप 2 एरर इसी का वाइस वर्सा होगा। टाइप 2 एरर का मतलब है कि एक्चुअल में मेरी नल हाइपोथेसिस गलत थी, जो मैंने एज्यूम किया था अपनी नल हाइपोथेसिस के अंदर वो गलत था, बट लेकिन मेरी कैलकुलेशन की वजह से या मेरी एक टेक्निकल एरर की वजह से मैंने ये रिजल्ट निकाल दिया कि वो नल हाइपोथेसिस तो ठीक है, राइट। अगर मैंने ऐसी गलती करी तो इस गलती को हम बोलते हैं टाइप 2 एरर। मतलब मैंने अपने H0 को एक्सेप्ट कर लिया हालांकि वो गलत था, दैट मींस एक्सेप्टेंस ऑफ H0 व्हेन इट इज फॉल्स। तो ये दो टाइप की गलती हो सकती है, राइट। ओके, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो उस प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं अल्फा के साथ। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज डिनोटेड एज अल्फा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इज डिनोटेड एज बीटा। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है, राइट। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अल्फा जो है वो 0 को अप्रोच करे। जितना ज्यादा मेरा टाइप 1 एरर कम होगा मेरे लिए उतना ही वो बेटर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ नया नहीं है,
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। ये अल्फा ही मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, राइट। और इस बीटा को हम बोलते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है टेल्ड टेस्ट, जो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 टेल्ड टेस्ट एंड 2 टेल्ड टेस्ट। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें हमें अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना होता है, तो उस प्रॉब्लम के अंदर हम या तो 1 टेल्ड टेस्ट की हेल्प लेते हैं या 2 टेल्ड टेस्ट की हेल्प लेते हैं। तो प्रॉब्लम को देख के हमें कैसे पता लगता है कि हमें 2 टेल्ड टेस्ट यूज करना है या 1 टेल्ड टेस्ट यूज करना है? तो इसे जरा ध्यान से समझिए। आपकी प्रॉब्लम के अंदर जो आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो आपको डिसाइड करके बताता है कि आपका 2 टेल्ड टेस्ट लगेगा या 1 टेल्ड टेस्ट लगेगा, राइट। इसको फिर से उसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एग्जांपल थी कि जो टेक्निक बी से बने हुए बल्ब्स हैं, एक टेक्निक ए से बने हुए बल्ब्स हैं। हमने उसमें डिफरेंट असम्पशंस किए थे। नल हाइपोथेसिस था हमारा कि टेक्निक बी से बने हुए बल्ब्स की परफॉर्मेंस जो है वो टेक्निक ए से बने हुए बल्ब्स की परफॉर्मेंस के साथ बिल्कुल सेम है, राइट। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था कि टेक्निक बी के से बने हुए बल्ब की परफॉर्मेंस जो है वो टेक्निक ए के बने हुए बल्ब्स की परफॉर्मेंस के साथ सेम नहीं है। तो यहां पे देखिए ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 3 टाइप के हो सकता था। या मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू परफॉर्मेंस ऑफ ए, या मैं कहूंगा परफॉर्मेंस ऑफ बी इज बेटर देन परफॉर्मेंस ऑफ ए, या मैं यहां पे ये कहूंगा कि परफॉर्मेंस ऑफ बी इज वर्स देन परफॉर्मेंस ऑफ ए। अब ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है कि हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है कि बी ए से अलग है या बी ए के साथ सेम है, या फिर हमें कंपैरिजन के टाइम पे ये भी ध्यान रखना है कि ए और बी में से कौन सा बेटर है, राइट। ये वो कंपैरिजन है जिसमें हम कह रहे हैं बी ए से बेटर या वर्स है, जिसमें हम कंपैरिजन ए एंड बी का कर रहे हैं। यहां पे हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि जो बी की परफॉर्मेंस है वो ए से अलग है या सेम है। अगर आपकी प्रॉब्लम में हमें इसको इन दोनों में से किसी एक को ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले रहे हैं तो उस केस में हम 1 टेल्ड टेस्ट यूज करते हैं। अगर हम इसको अपना ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले रहे हैं तो हम उस केस में 2 टेल्ड टेस्ट यूज करते हैं। तो आपका 1 टेल्ड यूज होगा या 2 टेल्ड यूज होगा, ये आपके क्लियरली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कैसा आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, उसी के बिहाफ पे आपका 1 टेल्ड टेस्ट या फिर 2 टेल्ड टेस्ट जो है यूज होगा। न्यू टर्मिनोलॉजी है क्रिटिकल वैल्यूज एंड क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन का एक दूसरा नाम भी है रिजेक्शन रीजन। जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, कोई डेटा आता है, तो पहले हम उस डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसकी एक नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। इस नॉर्मल कर्व के अंदर हम उसके बाद इस नॉर्मल कर्व को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, जिसमें एक पार्ट होता है रिजेक्शन रीजन और एक पार्ट होता है एक्सेप्टेंस रीजन। अगर मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेरे एक्सेप्टेंस रीजन के अंडर आती है तो मैं कहूंगा कि मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है। अगर मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेरे रिजेक्शन रीजन के अंडर आ रही है तो मैं कहूंगा कि मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। और वो वैल्यू जो वैल्यू हमारे इस रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है उस वैल्यू को हम क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, राइट। एक बार देखते हैं कि 2 टेल टेस्ट में हमारा क्रिटिकल रीजन कैसा दिखाई देता है और 1 टेल टेस्ट में क्रिटिकल रीजन कैसा दिखाई देता है। 2 टेल टेस्ट में हमारे पास 2 क्रिटिकल वैल्यूज होती हैं, एक होती है -z अल्फा, एक होती है +z अल्फा। जितना रीजन -z अल्फा से कम छोटा होता है वो सारा रीजन जो है हमारा क्रिटिकल रीजन होता है। सिमिलरली जो रीजन z अल्फा से बड़ी वैल्यूज के लिए होता है वो रीजन भी हमारा क्रिटिकल रीजन होता है। ये जो बीच का रीजन है ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू अगर मेरी इस एरिया में लाई करती है तो मैं कहूंगा कि मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। अगर मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू इस रीजन के अंदर लाई कर रही है तो मैं कहूंगा कि मेरी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो रही है। यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि अगर आपका टोटल रिजेक्शन रीजन अल्फा है
तो टू टेल टेस्ट में वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। यहां पे भी अल्फा बाय 2 होगा ये रीजन, और ये रीजन भी अल्फा बाय 2 होगा, राइट। अब देखते हैं सिंगल टेल्ड टेस्ट में हमारा ये रीजन कैसे दिखाई देता है। वन टेल टेस्ट हमारा दो टाइप्स का होता है, एक राइट टेल टेस्ट और दूसरा होता है लेफ्ट टेल टेस्ट। राइट टेल टेस्ट तब काम करता है जब हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है हमारी गिवन वैल्यू से कम हो। अगर आप बल्ब वाली एग्जांपल अगर आपको याद है तो उसमें अगर आपका जो न्यू टेक्निक से बने हुए बल्ब जो है उनकी परफॉर्मेंस ओरिजिनल टेक्निक ए से बने हुए बल्ब से कम होगी, अगर बी की परफॉर्मेंस कम है ए से, तो हम उसमें राइट टेल टेस्ट लगाएंगे। अगर बी टेक्निक से बने हुए बल्ब की परफॉर्मेंस ए से बेटर है तो हम उस केस में लेफ्ट टेल टेस्ट लगाएंगे, राइट। ओके, लेफ्ट। अब राइट टेल टेस्ट में क्या होता है, हमारा एक ही सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, एक ही क्रिटिकल वैल्यू होती है, और उसी क्रिटिकल वैल्यूज के राइट पे जितना भी रीजन होता है वो हमारा रिजेक्शन रीजन होता है, उसके लेफ्ट पे जितना भी रीजन है वो सारा एक्सेप्टेंस रीजन होता है। सिमिलरली लेफ्ट टेल टेस्ट में भी हमारी एक ही क्रिटिकल वैल्यू होती है, उसके लेफ्ट पे जितना भी एरिया होता है वो सारा रिजेक्शन रीजन होता है, उसके राइट पे जितना भी एरिया होता है वो सारा एक्सेप्टेंस रीजन होता है, राइट। ओके, यहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर अल्फा आपका रिजेक्शन रीजन है, रिजेक्शन रीजन अल्फा है, तो सारी वैल्यू अल्फा की यही होगी, राइट। टू टेल टेस्ट में ये अल्फा जो है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, आधा लेफ्ट पे जा रहा था, आधा राइट पे जा रहा था, बट लेकिन वन टेल टेस्ट में ये एक ही, क्योंकि रिजेक्शन रीजन एक ही साइड पे है तो अल्फा भी एक ही साइड पे कंप्लीटली होगा। सिमिलरली लेफ्ट टेल टेस्ट में ये सारा रीजन जो है अल्फा होगा। अब एक बार इन राइट टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट को एक बार कंपेयर करते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क निकल के आता है यहां से। अगर मेरे पास मेरा जो रिजेक्शन रीजन है वो अल्फा है, ठीक है, और जो मेरा टेस्ट है वो वन टेल्ड टेस्ट है, तो कुछ इस तरीके की पिक्चर बनेगी, और यहां मेरा जो z अल्फा है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन करेगा, राइट। एक बार इसे ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पे अपना रिजेक्शन रीजन लूं 2 अल्फा, राइट, और उसको यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो उस केस में जो मेरा 2 अल्फा रीजन है वो दोनों साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ये वाला पार्ट भी अल्फा होगा और ये वाला पार्ट भी अल्फा होगा, राइट। अब ये वाला पार्ट भी अल्फा था, ये वाला पार्ट भी अल्फा है, तो क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि z अल्फा जो वैल्यू यहां पे होगी वही z अल्फा की वैल्यू यहां पे भी होगी। अब जो रिमार्क निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z इन अ वन टेल्ड टेस्ट where level of significance is alpha is exactly equal to the critical value of z in a two-tailed test where the level of significance is 2 alpha। अब हम देखेंगे कि हमारे इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है उस क्वेश्चन को समझने के बाद आप उसका नल हाइपोथेसिस सेटअप करते हैं। आप उस क्वेश्चन को देख के देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट। फिर उसके बाद जब नल हाइपोथेसिस आपका सेटअप हो जाता है, फिर सेकंड स्टेप आता है जिसमें आप उसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेटअप करते हैं, राइट। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं। एक टाइप में हम 2 टेल्ड टेस्ट अप्लाई करते हैं और दूसरी टाइप में हम 1 टेल्ड टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो इसी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के सेटअप के साथ आपको यह भी पता लग जाता है कि आपको 1 टेल्ड टेस्ट अप्लाई करना है या आपको 2 टेल्ड टेस्ट अप्लाई करना है, राइट। ओके, जब आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी सेटअप हो जाता है उसके बाद हम डिसाइड करते हैं अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस के अंदर हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन होता है, मोस्टली ये 5% होता है या फिर ये 1% होता है, राइट। तो उसके बाद हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना होता है। जब हमारे पास ये तीनों चीजें सेट हो जाती हैं उसके बाद फोर्थ टर्म जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ ऑब्जर्विंग वैल्यू। ऑब्जर्विंग वैल्यू, इसे हम एक और नाम भी देते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब इस टेस्ट स्टैटिस्टिक का मेन फंक्शन है कि जो भी वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करते हैं हम इस वैल्यू को ऑलरेडी गिवन वैल्यूज के साथ कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद हम जज करते हैं कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी वो एक्सेप्ट होगी या वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी, राइट। तो देखिए जरा फिफ्थ स्टेप भी क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है कि हम कंपेयर करते हैं किसको, अपनी ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक को
कंपेयर करते हैं ऑलरेडी गिवन वैल्यू के साथ, राइट। उसके बाद अगर तो वो वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है गिवन वैल्यू से, हमारी टेस्ट वैल्यू और सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तो हम कहेंगे कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। अगर वो उसके अगर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑलरेडी गिवन वैल्यू के साथ सिमिलर है या एग्जैक्टली सेम है या फिर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो हम कहेंगे कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, राइट। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार अपना डाउट पूछ लीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस में कुछ बेनिफिशियल लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।